नमस्कार, मैं प्रद्युम्न पांडे आपके अपने YouTube चैनल यूटोपिया पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथमेटिक्स लेकर के आया हूं। यूटोपिया में आप लोगों ने देखा संतोष सर का क्लास, रिसीवर सर का क्लास। अब मैं मैथमेटिक्स के साथ आया हूं आप लोगों के बीच में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम शुरू करेंगे और नंबर सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक है इकाई अंक। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो एसएससी में, रेलवे में, बैंक में हर एक जगह पूछा जाता है। यूपी टेट, सी टेट, हर एग्जाम में उससे 2 नंबर 3 नंबर पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है इकाई अंक और उसके सारे कंसेप्ट को बहुत बेसिक तरीके से और बहुत टॉप तक जाएंगे। मतलब एसएससी के मेंस तक हम लोग क्लियर करेंगे इकाई अंक को। आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस पे आपको चाहिए। ठीक है, अभी मैं इकाई अंक शुरू कर रहा हूँ। अगली जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा या मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो आपके अकॉर्डिंग होगा। तो मुझको कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए, किस टॉपिक पे पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, आइए बहुत ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग चलते हैं इकाई अंक को समझते हैं। क्या होता है इकाई अंक? इकाई अंक, इकाई अंक को कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक को कहते हैं यूनिट डिजिट। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इकाई अंक होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इकाई अंक क्या होता है। तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही इकाई अंक कहलाता है। किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही इकाई अंक कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 51 का इकाई अंक क्या है, तो आप निश्चित तौर पे बता रहे होगे 1। अगर मैं आपसे पूछ दूं 27 का इकाई अंक क्या है, तो आप बता रहे होगे 7। ठीक है, तो इकाई अंक के बारे में हम बहुत बेसिक चीजें हैं, ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेटा, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इकाई अंक जैसे कह देगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 का इकाई अंक बताइए। तो मैं उससे पहले आपको थोड़ा बात करना चाहता हूं, बताता हूं कि अगर हम बात करें बेटा 25 और 26 को मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप सीधे करोगे 5 छक्का 30, 30 को 0 हासिल 1 लगा लेंगे, 6 दूनी 12 और 3 15, फिर 25 दूना 50 आप कर लोगे तो इकाई अंक आपको जो मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि क्या हमको इकाई अंक इस मल्टीप्लाई का निकालने के लिए पूरा मल्टीप्लाई करना जरूरी था क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं था। अगर हम इकाई और इकाई को गुणा कर देते तब भी इकाई अंक आ जाता। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के साथ हम सभी क्वेश्चन पे काम करेंगे। ये बात समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करिए, बैक करिए और फिर से चीजों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसका इकाई अंक निकालें तो क्या करेंगे? 5 चौके 20, 20 का हम 0 उठाएंगे। ठीक है, फिर 0 त्याई 0, फिर 0 दूना 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इकाई अंक 0 आ जाएगा। यही मैं आपको एक और बात दो बातें बताता हूं। 0 से आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 ही आनी है, ये बात पता है, क्लियर ही है। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैंने मल्टीप्लाई पीछे से करा। ठीक है, आप चाहो तो आगे से कर सकते हो क्योंकि ये गुणा है और गुणा क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है। तो चाहे हम मल्टीप्लाई पीछे से करें, चाहे हम मल्टीप्लाई आगे से करें, वैल्यू हमको वही मिलने वाली है। ठीक है, चलिए एक और शानदार सवाल लेते हैं और उस पर काम करते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं 25 गुणे 26 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 28 गुणे 42, अगर मैं कह दूं कि इसका इकाई अंक बताइए, तो आप क्या बताने वाले हो? फिर से वही काम करेंगे। बेटा, चाहे 1 अंक का नंबर होगा, चाहे 2 अंक के होंगे, चाहे 3 अंक के होंगे, चाहे 4 अंक के होंगे, हमको सब में वही काम करना है। अभी चीजें हम सीख करके आए हैं। तो 8 दूना के 16, 16 में से इस 6 को उठाएंगे, 6 6 के 36, फिर इस 6 को उठाएंगे और 6 चौके 24, और इस 24 का जो इकाई अंक होगा वही पूरे इस सिंप्लीफिकेशन का इकाई अंक होगा। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वैसे ही अगर एक और अच्छा सा सवाल लें, 123, 126, 127 गुणे 129, अगर हम इसका ले लें और पूछें कि इसका इकाई अंक बताइए, तो आप लोग क्या बताने वाले? फिर से वही काम करने वाले हैं।
जैसे 9 सते 63, फिर इस 3 को उठाएंगे और फिर आ जाएंगे यहाँ 3 छाक 18, फिर 8 को उठाएंगे 8 त्रिके 24, क्या आ गया 4। इस पूरी वैल्यू का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को क्लियर करा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो वीडियो को पीछे करिए और फिर से आसानी से उसको समझने का प्रयास करिए। अब एक और अच्छा सा सवाल लेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूं, एक और सवाल ले लूं मैं, ठीक है, एक और सवाल लूं। जैसे मैंने कहा 25 गुणे 26 गुणे 27 गुणे 28 का इकाई अंक बताइए। तो बेटा एक चीज और आप जानते हो कि अगर 5 को किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करा जाता है तो वैल्यू हमेशा 0 ही आती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां देखिए आप 5 छक्का 30, 30 हो गया, 30 का इकाई अंक 0। और अभी 0 वाला कंसेप्ट हम समझ के आए हैं। 0 को जैसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, फिर 0 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, यानी इस पूरी वैल्यू का इकाई अंक क्या होने वाला है 0 होने वाला। हम ये चीजें समझ चुके हैं और ये जानते भी हैं कि किसी भी संख्या से अगर हम सम संख्या से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक जो आने वाला है वो 0 ही आने वाला है। आप चाहो किसी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आप चाहो तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो किसी भी आप सम संख्या से 5 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसका इकाई आएगा वो 0 ही आने वाला है। बात समझ में आ रही। यानी हम एक बात समझ चुके हैं कि यदि इकाई के स्थान पे कहीं भी हमको 5 दिख जाए और इकाई के स्थान पे कहीं भी हमको कोई भी सम संख्या दिख जाए तो बिना इसको सॉल्व किए हमको सीधे वैल्यू क्या लगा देनी है 0 लगा देना है। बात समझ में आ रही। मैंने क्या कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर कहीं भी इकाई के स्थान पे 5 दिख जाए और कहीं भी इकाई के स्थान पे कोई भी सम संख्या दिख जाए तो सीधे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे उसका इकाई अंक हम 0 देने वाले हैं। चलिए एक और प्यारा सा सवाल लेते हैं और चीजों को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं 27 गुणे 28 गुणे 135, ठीक है, 27 गुणे 28 गुणे 135। अगर मैं इसका पूछ दूं कि इकाई अंक बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो अभी हम चीजें समझ के आए हैं कि यदि इकाई के स्थान पे कहीं भी 5 दिख जाए और यदि कोई सम संख्या दिख जाए तो सीधे हमको इसका इकाई अंक क्या लगा देना है 0 लगा देना है, ठीक है। चाहो तो चेक कर सकते हो, 5 अठे 40, 40 का इकाई मान हो गया 0 और 0 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाने वाली है 0। बात समझ में आ रही। यहां से हमको 2 बातें समझनी है। एक बात तो ये कि हमको किसी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में यदि कोई सीरीज दी हुई है तो हमको सीधे सीधे पूरी संख्या का वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको सिर्फ इकाई का ही मल्टीप्लाई करना है और फाइनली जो संख्या आएगी उसका जो इकाई अंक होगा वही पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। पहली बात हमने ये समझ के आए। फिर दूसरी बात यह है कि यदि कहीं भी सीरीज में किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है और कहीं भी किसी भी संख्या का इकाई अंक कोई भी सम संख्या है तो सीधे उसका इकाई अंक हम क्या लगाने वाले हैं 0 लगाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। इतनी बातें समझ गए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बात और आप लोग समझते रहना बेटा, ये चाहे 1 अंक में रहेगा, चाहे 2 अंक में रहेगा, चाहे 3 अंक में रहेगा, चाहे 4 अंक में रहेगा, सारी बातें वही है। हमको सिर्फ इकाई का ही मल्टीप्लाई करना है इकाई अंक खोजने के लिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसी सवाल में थोड़ा सा और आपको अगर थोड़ा सा क्रिटिकल बनाने का प्रयास करेगा, सवाल यही होगा, क्रिटिकल बनाने का प्रयास करेगा तो वो आपसे क्या कह देगा, फैक्टोरियल में पूछ लेगा। थोड़ा सा हम चीजों को फैक्टोरियल समझ, जो चीजें हम पढ़ के आए हैं वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया है। थोड़ा सा हम फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को कहते हैं हिंदी में क्रम गुणित। क्या कहते हैं? क्रम गुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अब इसका साइन थोड़ा देख लीजिए। फैक्टोरियल को या तो ऐसे लिखा जाएगा या फिर इसको लिखा जा सकता है ऐसे। ये दोनों एक ही बात है, ये भी फैक्टोरियल की साइन है, यह भी फैक्टोरियल की साइन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है।
फैक्टोरियल 5 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 ये है। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 4 इंटू 3 2 1। अगर हम 3 की बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ये है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब सीधा सा है, बस वहां तक जहां तक फैक्टोरियल दिखा रहा है वहां तक एक से लेके वहां तक संख्याओं का आपस में गुणा किया गया, बस सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा फैक्टोरियल पे। अभी हम चीजें यही पढ़ के आ रहे थे ना बेटा, शुरुआत हमने यहीं से करा, आप लोगों को पता है। ठीक है, वही चीज रहेगी, बस सीधे सवाल कैसे पूछ लेगा, फैक्टोरियल 5 का इकाई मान बताइए। फैक्टोरियल 5 का इकाई मान बताइए। अब हमको एक बात थोड़ा बताइए कि फैक्टोरियल 5 का इकाई मान बताइए, या आपसे पूछ ले जाए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई भी अंतर नहीं है। जो चीजें हम पीछे सीख के आए हैं वही चीज है ये, बस लिखने का तरीका बदल गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे जानने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 1 तो आप 1 लिखोगे, फैक्टोरियल 2 तो क्या लिखोगे 2 इंटू 1। अगर आप बात करूं फैक्टोरियल 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं बात करूं 4 तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 5 तो 5 4 3 2 1। और जैसे इसके बाद हम बढ़ेंगे बेटा, आप थोड़ा देखना, अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 6 की तो फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल है। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर मैं फैक्टोरियल 7 की बात करूं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा? ठीक है, और आगे थोड़ा इधर आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 7 की तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो यहां हम एक बात समझ पा रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद आने वाले सभी फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 5 उपस्थित निश्चित तौर पे होगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको? ठीक है, फैक्टोरियल 5 के बाद आने वाले सभी फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 5 निश्चित तौर पे होगा ही होगा। ये बात हम समझ चुके हैं। अब थोड़ी वैल्यू पे बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाने वाला है 2, इसका क्या हो जाने वाला 3 दूना के 6, फिर इसका 4 3 12 दूना 24, और इसका अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा 120 आ जाएगा। अब आप थोड़ा देखो कि आपको फैक्टोरियल में इकाइयां खोजने के लिए सिर्फ कहां तक प्रयास करना है, 1 से लेके 5 तक, इसलिए यहां तक प्रयास करना, बस यही आपको खोजना है कि अगर पूछ ले 2 का फैक्टोरियल का इकाई मान, 3 फैक्टोरियल का इकाई मान, 4 फैक्टोरियल का, 5 फैक्टोरियल का, तो यहीं तक आपको खोजना है। इसके बाद के सभी फैक्टोरियल में हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 उपस्थित है, और फैक्टोरियल 5 का इकाई मान क्या है 0 है। तो 0 से किसी भी संख्या में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सभी का इकाई मान क्या हो जाने वाला है 0 हो जाने वाला। अगर आपसे पूछ ले फैक्टोरियल 8 का इकाई मान तो सीधे क्या बताने वाले हो 0। अगर आपसे पूछ ले फैक्टोरियल 1000 का इकाई मान तो क्या बताने वाले हो 0, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद सभी फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 5 उपस्थित होगा ही होगा, और फैक्टोरियल 5 का इकाई मान 0 है। और हम चीजें समझ चुके हैं कि 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई 0 ही आने वाला है। तो फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी फैक्टोरियल आप देखो सीधे सीधे उसका इकाई मान हम क्या लगाने वाले हैं 0 लगाने वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आइए एक और प्यारा सा सवाल लेते हैं। अगर सवाल पूछ ले, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोग समझते हैं, ये मतलब कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ये समझना है सवाल ये क्या है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई मान बताइए, ऐसे सवाल आता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है,
फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे विषम अभाज्य का क्या मतलब। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आप जानते हो, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आप जानते ही हो, वे सभी संख्याएं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं वही अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं वही अभाज्य संख्या कहलाती है। बेटा इसमें एक और चीज है, एक और टर्म है कि एक से और स्वयं से। तो एक से तो दुनिया के सभी नंबर विभाजित होते हैं, मतलब सारे नंबर विभाजित होते हैं। तो एक को हटा करके अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती वही अभाज्य संख्या कहलाती है, दूसरे से नहीं कटती है। तो अब यहां बात करा हुआ है कि विषम अभाज्य संख्या, तो बेटा सभी अभाज्य संख्याएं विषम ही होती हैं, सिर्फ एक संख्या सम होती है। बात समझ में आ रही? जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम होती हैं, बस एक संख्या जो है वही सम संख्या होती है, वो होती है 2। यही सवाल यूपी टेट में बार बार पूछा जाता है। आप लोग देखे हो, हर साल पूछा गया, हर बार पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और यही एकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वे सभी क्या हैं? अब विषम ही है। तो पहला अगर हम, ठीक है, तो अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, लेकिन हमको लेना है विषम अभाज्य संख्या, तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? 2 को हटाना पड़ेगा। अब ये बन गया 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। अब इसने कहा सभी विषम अभाज्य संख्याओं को के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। तो हम सबको अगर हम गुणा करेंगे तो इसका हमको इकाई मान बताना है। तो बेटा हम जान चुके हैं कि अगर हम विषम संख्या की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि 5 इसमें है, विषम संख्या में क्या है? 5 है, और 5 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है। चीजें पीछे हम सीख के आए हैं। अगर 5 किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करता है तो इकाई अंक 5 ही देता है। तो आप देख लो, 5 त्याई 15, 5 सते 35, 11, 5 एकम 5, 5 त्याई 15, 5 सते 35। तो अगर आप देखोगे कि 5 से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इकाई अंक आ रहा होगा वो आ रहा होगा 5। यानी कि सवाल है सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणनफल का इकाई मान बताइए। तो हम सीधे इसका क्या बता रहे होंगे? इकाई अंक क्या हो रहा होगा? 5 ही हो रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इकाई के स्थान पे 5 आ गया और किसी भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य में कोई सम संख्या तो आने वाली नहीं है, तो अगर सम संख्या को हटा देंगे तो बचेंगे जितनी भी संख्याएं, यानी सभी विषम संख्या ही बचेंगी। और सभी विषम संख्या में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा सा सवाल पूछा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। सवाल है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताइए। सवाल है सभी सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताइए। तो हम ये जानते हैं कि अगर सम संख्या लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सभी सम संख्याएं ही हैं। कहा है इन सबको गुणा करिए और बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अभी हम चीजें सीख के आए हैं बेटा कि अगर इकाई के स्थान पे कहीं भी 0 है तो 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। यानी अगर हम सभी सम संख्याओं को गुणा कर देंगे तो जो उनका इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं।
बेटा इसको सब्सक्राइब करो, इस चैनल को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो दूसरे का भला कैसे हो पाएगा। अपने दोस्तों को सेंड करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि सबका भला हो पाए, सभी लोगों के पास पहुंचे और सब लोग इसको देखें। और लाइक जरूर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और चीजों को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। कभी भी आपसे इतने छोटे छोटे सवाल अच्छे लेवल पे, जो अब आप एसएससी का एग्जाम दोगे तो इस टाइप के सवाल नहीं आता है। वो क्या करेगा, घातांक में पूछता है। कैसे सवाल पूछता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब अगला टॉपिक है घातांकों का इकाई अंक। घातांकों का इकाई अंक, ठीक है, घातांकों का इकाई अंक। चलिए थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप जानते हो बेटा कि जितनी भी संख्याएं बनी हुई हैं, इन्हीं सभी संख्याओं से बनी हुई हैं। यही सारे अंक हैं जो 10 अंक होते हैं, इन्हीं से सारी संख्याएं बनी हुई हैं। तो आप ये भी जानते हो कि कोई भी अगर संख्या लिखी जाएगी तो इकाई इन्हीं में से कोई ना कोई एक आने वाला है, अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल कहेगा कि 20 के घात 20 का इकाई अंक बताइए। 20 के घात 20 का इकाई अंक बताइए। 20 के घात 20 का इकाई अंक बताइए। तो सबसे पहले थोड़ा हम घातांकों के बारे में जानेंगे, चीजों को समझेंगे। आप जानते हो कि अगर मैं लिखूं 2 के घात 3 तो इसका क्या मतलब होने वाला है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर मैं लिखूं 3 के घात 5 तो इसका क्या मतलब है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यही मतलब है इसका। यानी कि अगर लिखा है 2 के घात 3, इसका मतलब है कि 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। अगर लिखा गया है 3 के घात 5 तो इसका मतलब है 3 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई किया गया। इसी कंसेप्ट पे अगर हम इसको देखें तो ये क्या लिखा गया है, 20 के घात 20, यानी 20 का 20 बार आपस में गुणा। तो थोड़ा यहां देखिए, अगर मैं इसको विस्तार करूं, 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे, ऐसे कितनी बार बेटा, 20 बार। कितनी बार, 20 बार। तो अभी हम चीजें थोड़ा समझ के आए हैं पीछे, थोड़ा आप रिवाइंड करो और देखो चीजों को कि यही तो लिखा था जब हम पीछे मल्टीप्लाई फॉर्म पढ़ रहे थे कि 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे। बस चीजें क्या थी, 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे। इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? हाँ अंतर है, बस एक ही अंतर है कि ये सब अलग अलग संख्याएं हैं, ये एक ही संख्या है। तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लिखा तो ये एक ही बात है ना, दोनों तो एक ही चीज लिखी गई। तो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करके निकालते थे वैसे हम इसका भी तो निकाल सकते हैं। 0 0 0, यानी इसका क्या आ जाने वाला है बेटा, 0 आ जाने वाला है। लेकिन अभी ये 0 था तो ठीक था, अभी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इकाई अंक एकदम नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे 2-3 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 0, 1, 5 और 6 का, अगर मैं बात करूं 0, 1, 5 और 6 की, तो 0, 1, 5 और 6, इसका क्या मतलब है थोड़ा समझ लो। 20 के घात 20 ये लिखा था, इसको पूर्ण रूप से क्या बोला जाता है, घातांक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, घातांक, ठीक है। इसको बोला जाता है बेस यानी आधार, और इसको बोला जाता है घात, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, घात बोला जाता है, यानी एक्सपोनेंट। ये बेस एक्सपोनेंट, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अब थोड़ा चीजों को समझेंगे, ठीक है। 20 के घात 20 लिखा गया है, तो चीजों को समझना, अभी मैंने सारी बातें क्लियर करी किसको क्या बोला जाता है, मैं वही बोलूंगा तो आपको ध्यान से समझना होगा। अगर नहीं बात समझ में आई है तो वीडियो को पीछे करके चीजों को समझो बेटा, ठीक है। तो अब यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 0 रहेगा,
यदि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 0 रहेगा तो घात चाहे जो भी रहेगी उसका इकाई अंक क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये इसीलिए लिखा गया है कि 0 है तो 0। यानी अगर एक और प्यारा सा सवाल लिया जाए, 30 के घात 35, इसका इकाई मान क्या है, देखो अब इसका इकाई मान क्या है, 0 है, तो इसका भी इकाई मान क्या होने वाला है, 0। अगर मैं एक और प्यारा सा सवाल लूं, 50 के घात 517 का इकाई मान बताइए, तो यहां भी हम देख रहे हैं कि इसका इकाई मान 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई मान 0। अगर इसका इकाई 0 है तो इस पूरी संख्या का इकाई मान क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। हम चीजें समझ चुके हैं। यानी एक बात ये समझना है आपको, यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 0 है तो घात चाहे जो भी रहेगी हमको देखना ही नहीं है, सीधे हमको इकाई मान क्या लगा देना है, 0 लगा देना। यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 0 है तो घात चाहे जो भी रहेगी हमको देखना ही नहीं है, सीधे क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और बेटा मैंने आपसे शुरू में ही कहा, मुझको बताएं कि अगली किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए, उसी पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को आसान रहे चीजें पढ़ने में, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा अगले, अब बात करते हैं 1 का। तो अगर मैं बात करूं 21 की घात 22 का इकाई मान बताइए, 21 की घात 22 का इकाई मान बताइए। तो अभी इसको हम समझ के ये क्या लिखा हुआ, 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, कितनी बार, 22 बार। कितनी बार बेटा, 22 बार। तो अभी चीजें अगर हम पीछे के तरीके से सीखे तो आप देख रहे हो, एक एकम एक एक एकम एक एक एकम एक एक एकम एक, कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब चीजों को थोड़ा समझते हैं। यहां पे यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 1 रहेगा तो घात चाहे जो भी रहेगा उसका इकाई मान क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। अभी चीजें आप समझे हैं, ठीक है। फिर एक छोटा सा सवाल लेते हैं, 31 की घात 456 का इकाई मान बताइए। 31 की घात 456 का इकाई मान बताइए। तो अभी हम चीजें समझ क्या है कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 1 रहेगा तो घात चाहे जो भी रहेगी उसका इकाई मान क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। चीजें समझ पा रहे हो बेटा। यानी अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, ठीक है। चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम थोड़ा 5 की बात करते हैं, ठीक है। 5 की अगर लिखा है 225 के घात 225 का इकाई मान बताइए, 225 के घात 225 का इकाई मान बताइए। तो इसका भी मतलब तो यही है बेटा, 225 गुणे 225 गुणे 225, कितनी बार, 225 बार। तो हम चीजें समझे हैं, पीछे चीजों को क्लियर किया गया है कि अगर हम चाहे तो बेसिक कंसेप्ट से निकाल सकते हैं, 5 पचे 25 को 5, 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 यानी जितनी बार भी हम करेंगे इकाई अंक हमको 5 ही मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि अगर किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 5 है तो घात चाहे जो भी रहेगी इकाई अंक क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। एक और छोटा सा सवाल लेकर के चीजों को क्लियर करते हैं। अगर मैं कह दूं 775 की घात 776 का इकाई मान बताइए, 775 की घात 776 का इकाई मान बताइए। तो बेटा अभी हम समझ चुके हैं, यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 5 है तो घात चाहे जो भी रहेगी हम सीधे किस पे जाएंगे, 5 के साथ जाएंगे। यानी अगर इकाई मान 0 है तो 0 आंसर, 1 है तो 1 आंसर, 5 है तो 5 आंसर। ऐसे ही एक छोटा सा और बेसिक कंसेप्ट है 6 का, उसका देख लेते हैं। सेम यही प्रोसेस है 6 के साथ भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं 16 के घात 16 का इकाई मान बताइए, का इकाई मान बताइए। तो इसका क्या मतलब है बेटा, 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16, कितनी बार, 16 बार। तो अगर हम बेसिक कंसेप्ट अपनाएं, बेसिक कंसेप्ट अपनाएं तो हम क्या करने वाले, 6 का 36, फिर इस 6 को उठाएंगे 6 का 36, फिर इस 6 को उठाएंगे 6 का 36। यानी हम जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 में
36 ही आने वाला है और 36 का इकाई मान क्या है, 6 है, तो इनका भी इकाई मान क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। यानी चीजें क्या क्लियर हो गई। यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 6 है तो घात चाहे जो भी रहेगी इकाई मान क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। चलिए एक और प्यारा सा सवाल लेकर के चीजों को और क्लियर करते हैं। अगर मैं कह दूं कि 256 की घात 1207 का इकाई मान बताइए, तो अभी हम चीजें समझे हैं कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 6 है तो घात चाहे जो भी रहेगी इकाई मान क्या होगा, 6 ही होगा। बात समझ में आ रही। यानी 4 चीजों को हम समझ चुके हैं कि यदि किसी घातांक के इकाई आधार का इकाई मान 0 है तो 0 आंसर, 1 है तो 1 आंसर, 5 है तो 5 आंसर, 6 है तो 6 आंसर। सारी बातें क्लियर हो गई। बेटा अगर चीजें नहीं समझ में आई हैं तो वीडियो को पॉज करो, चीजों को देखो, बैक करो, फिर पढ़ो, फिर चीजों को क्लियर करो और मेरे साथ साथ आप एक नोट्स बनाते चलो ताकि चीजें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होती जाए। मेरे लगाने से पहले ही आप सवाल को लिखो, अपने वीडियो को पॉज करो, पहले लगाओ, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन मैं आपको क्लियर करता हूं और आगे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे और चीजें आप पढ़ पाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मुझको कमेंट में जरूर बताओ कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए ताकि मैं उस पे वीडियो बना के आप लोगों को उपलब्ध करा दूं। धन्यवाद।